नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के अध्ययन क्रम में जो व्याकरणिक भाग है उस व्याकरणिक भाग का अध्ययन करने वाले हैं। जो घटक है उप घटक है संज्ञा के भेद, ये हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम बच्चों, यह हमें जानना ज़रूरी है कि समय की मांग के अनुसार हमें आजकल अध्ययन में कुछ बदलाव करना जरूरी है। जैसे यह जो ऑनलाइन अध्ययन जो आरंभ हुआ है उसे हमें करना बहुत ज़रूरी है। समय की मांग के अनुसार हमें स्वयं अध्ययन की भी हमें शुरुआत करनी चाहिए। उसी दृष्टि से आपको कुछ मार्गदर्शन हो, इस अनुषंग से हम क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु विशेष अथवा किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है, उसे कहते हैं संज्ञा। अब देखिए, इसके 5 भेद हैं। उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, साथ ही जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऐसे 5 प्रकार संज्ञा के हैं। तो हम एक एक करके इस संज्ञा के भेद का अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम देखने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके उदाहरण मैं आपको दूंगा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो देखिए, प्रकाश की किताब गुम हो गई। तो इस वाक्य में देखिए कि प्रकाश यह किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, इसलिए प्रकाश यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साथ ही दूसरा उदाहरण देखेंगे, गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। तो गंगा यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साथ ही दूसरा और एक प्रकार है, कलकत्ता शहर बड़ा है। अब इस वाक्य में देखिए कि कलकत्ता यह जो वाक्य शब्द है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिस शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि यह विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराती है। साथ ही देखिए कि बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं। इनके नाम लेते समय हमें झट से उनकी प्रतिमा हमारे आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। इसे हमें पता चलता है कि यह किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, इसीलिए इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई बात समझ में? तो देखिए, हमारे 9वीं कक्षा के अध्ययन में हमें संज्ञा के भेद हैं और उन वाक्यों में से हमें संज्ञा का भेद पहचानना है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस वाक्य में से संज्ञा का जो भेद है वह पहचान सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम आगे देखेंगे कि दूसरा प्रकार संज्ञा में कौन सा है। हाँ, तो बच्चों, हम अगला जो प्रकार देखने वाले हैं जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ का व उनके समूह का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आप समझ चुके होंगे कि जिस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने देखी, उसी प्रकार यह
जातिवाचक संज्ञा जो है वह एक आसान सा प्रकार है संज्ञा का। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो विशिष्ट जाति का हमें बोध होता है। जिस प्रकार देखिए कि पर्वत है, शहर है, नदी है, फूल है, पेड़ है, इन सभी शब्दों के माध्यम से हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। तो यह एक आसान सा प्रकार है। इस वाक्य के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन जातिवाचक संज्ञा के भेदों को हम आसानी से समझ सकेंगे। तो पहला देखिए कि वाक्य है, हिंदुस्तान में अनेक पर्वत हैं, या भारत में तो इस वाक्य में देखिए कि पर्वत यह जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हम दूसरा वाक्य देखेंगे, देखिए कि शहर की जनसंख्या बढ़ रही है। तो देखिए इस वाक्य में शहर यह जो शब्द है वह है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। इस शहर शब्द के माध्यम से हमें किसी विशिष्ट शहर का उल्लेख यहाँ नहीं होता। शहर यह जो शब्द है वह किसी विशिष्ट जाति के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है। आगे का उदाहरण देखिए, रमेश नदी की तरफ गया। अब इस वाक्य में देखिए कि नदी यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी यह एक विशेष जाति यहाँ पता चलती है, न यहाँ कोई नदी का नाम लिया गया है, इसलिए नदी यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, फूलों में महक होती है। तो देखिए कि फूल, यहाँ किसी विशेष फूल का नाम लिया गया है क्या? नहीं लिया गया है। फूल तो क्या है, सभी प्रकार के फूल होते हैं, इसलिए यह जो संज्ञा है वह भी है क्या है, जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। आप आसानी से यह समझ चुके होंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे का जो प्रकार है वह देखेंगे, जिस प्रकार का नाम है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए कि मनुष्य में बहुत सारे भाव जो होते हैं, उन भावों को दर्शाने वाले शब्द को या संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। बहुत सारे देखिए कि जो गुण होते हैं, जो मनुष्य में हमें धर्म मिलते हैं, उन धर्मों में यह बात जो है वह हमें दिखाई मिलती है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा जो है उसमें हम कौन कौन से भाव आते हैं वह देखेंगे। मनुष्य में नम्रता का होना आवश्यक है। तो देखिए पहला प्रकार है मनुष्य में नम्रता होनी। तो नम्रता यह जो शब्द है वह मनुष्य के विशिष्ट गुण का या उसके किसी भाव का हमें क्या करते हैं, बोध कराते हैं, इसलिए नम्रता यह भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए आगे शब्द है दरिद्रता। दरिद्रता अधिक है।
या इसे हम कहेंगे कि गरीबी। तो गरीबी भी क्या है, एक प्रकार का भाव ही दर्शाती है। साथ साथ देखिए कि क्रूरता, बुढ़ापा आदि जो शब्द हैं वे भी क्या करते हैं, हमें भाव दर्शाते हैं। क्रूरता और बुढ़ापा, ऐसे बहुत सारे शब्द जो होते हैं वे हमें क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के भावों को दर्शाते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हम अगला प्रकार देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अगला जो चौथा प्रकार हम देखने वाले हैं जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा में हमें किसी समूह का बोध होता है, उस शब्द को हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि सेना का दल, पहला वाक्य है देखिए कि सेना का दल आया। तो देखिए दल, यह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इस दल शब्द के माध्यम से हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, इसलिए हम कहेंगे कि सेना जो यह शब्द है वह समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखिए दूसरा उदाहरण है पक्षियों का दल। जिस प्रकार सेना का दल होता है उसी प्रकार पक्षियों का भी दल होता है, इसलिए यह जो दल शब्द है वह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखिए तीसरा उदाहरण है पक्षियों प्राणियों का झुंड आया। प्राणियों का झुंड आया। तो देखिए झुंड यह जो शब्द है वह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखिए चौथा प्रकार जो है, चौथा वाक्य जो है इसका समझने लायक है। तो देखिए लोगों की भीड़ है। तो भीड़ यह जो शब्द है वह क्या है, समूहवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार है। तो देखिए संज्ञा का जो आखिरी भेद है वह हम अब देखने वाले हैं जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। और इस द्रव्यवाचक संज्ञा का देखिए कि व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि जिस वस्तु को नापा या तोला जा सकता है उसे हम कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण देखिए कि पानी हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। दूध हम नाप सकते हैं, सोना भी नाप सकते हैं। जो सोनार होता है वो क्या करता है, अपनी तराजू में सोने को नापता है। तो उसी प्रकार लोहे को भी हम नाप सकते हैं, पैसे को भी हम नाप सकते हैं। हम पैसों को हजारों में, लाखों में, कोटि में हम क्या कर सकते हैं, पैसों को नाप सकते हैं। इसलिए ये जो सारे शब्द हैं उन सारे शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो देखिए इसके मात्र में शब्द लिखूंगा, आप इस शब्दों के माध्यम से आप द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये समझ सकेंगे। पहला है पानी। पानी यह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा देखिए कि दूध है, दूध को हम नाप सकते हैं इसलिए दूध है। तीसरा है देखिए कि पैसा, पैसा हम नाप सकते हैं। चौथा है सोना, हम क्या कर सकते हैं, सोने को भी नाप सकते हैं। यानी जिन जिन पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, उन सभी पदार्थों को हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार देखिए कि व्याकरण में संज्ञा का जो संज्ञा के भेद हैं उन संज्ञा के पांचों भेदों को हम समझ चुके हैं। देखिए कि फिर से हम देखेंगे। हमने पहले देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशिष्ट व्यक्ति के नाम का हमने उदाहरण देखा कि इसी व्यक्ति के नाम से हम किसी व्यक्ति के जांच कर सकते हैं, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं कि किसी विशिष्ट जाति का हमें बोध होता है, इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा में मनुष्य के किसी भाव को दर्शाया जाता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रूरता है, जैसे भय है, जैसे हर्ष है, उल्लास है, आनंद है, इन सभी भावों को दर्शाने वाले शब्दों को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमने देखा समूहवाचक संज्ञा, जिसमें हमने देखा सेना का झुंड है, पक्षियों का झुंड है, उसी प्रकार देखिए लोगों की भीड़ है। इन प्रकार के शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और देखिए उसके बाद हमने आखिरी प्रकार जो देखा वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसे हम नाप या तोल सकते हैं, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने आज इस पाठ के माध्यम से व्याकरण का संज्ञा का भेद, संज्ञा के भेद, इसका हमने अध्ययन किया। आशा है आप सभी को यह जो पाठ है वह समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए। धन्यवाद।